चलो आज का टॉपिक कोलिजन। कोलिजन में स्टार्टिंग में जो पार्ट है उसमें वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, ऑब्लिक कोलिजन, ये सारे पार्ट है। तो पहले कोलिजन के टाइप्स को हम लोग थॉरली समझेंगे। तो सबसे पहला है हेड ऑन और वन डायमेंशनल कोलिजन। तो पहले कोलिजन टर्म को समझते हैं। कोलिजन का मतलब क्या है? सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक वर्टिकल वॉल है और इस वॉल पे एक टेनिस बॉल से स्ट्राइक किया। टेनिस बॉल इस पर एक तरह से टेनिस बॉल स्ट्राइक करेगा सरफेस पे और रिबाउंड हो जाएगा। अब ये कंडीशन अलग है कि इसका मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। पहले हम ये समझे कि जैसे ही ये टेनिस बॉल इस पर स्ट्राइक कर रहा है तो एक लार्ज फोर्स एक्ट कर रहा है और टाइम इंटरवल बहुत स्मॉलर है। तो उस कंडीशन में ऑलरेडी हम लोगों ने इंपल्स पढ़ा था जो चेंज इन मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जितना इंपल्स या जितने मोमेंटम से ये इस पर स्ट्राइक किया उतना ही मोमेंटम से ये रिबाउंड हुआ। तो हम लोग कह देते कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो मोमेंटम कंजर्व, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। तो वही कहता है कि कोलिजन जैसे बैट और बॉल के बीच में कोलिजन हुआ, बैट और बॉल के बीच इंटरेक्शन हुआ तो लार्ज फोर्स लगेगा फॉर शॉर्ट टाइम। एक बॉल दूसरे स्टेशनरी बॉल को स्ट्राइक किया, ये भी कोलिजन के टाइप हो गया। लेकिन यहां पर हम लोग कोलिजन को एग्जैक्टली ये समझते हैं कि इनके बीच में एक फिजिकल कांटेक्ट हो गया। तो क्या कोलिजन के लिए कंपलसरी कि फिजिकल कांटेक्ट ही होगा? क्या बिना फिजिकल कांटेक्ट के कोलिजन हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। कैसे? एक बेस्ट एग्जांपल है जो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एक अल्फा पार्टिकल जिसको हम लोग हीलियम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये अल्फा पार्टिकल एक गोल्ड न्यूक्लियस के टुवर्ड्स अप्रोच कर रहा है। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, हेवी पार्टिकल है। अब इन दोनों के बीच में ये न्यूक्लियस है। अब यहां पर अल्फा पार्टिकल जो स्ट्राइक करेगा, सिंपली इन दोनों के बीच में एक तरह से फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करेगा और ये अल्फा पार्टिकल रिबाउंड हो जाएगा। जबकि इन दोनों में किसी तरह का फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ, इसलिए बिना फिजिकल कांटेक्ट के कोलिजन पॉसिबल है। ठीक है ना? जैसे हम लोग यही समझ रहे हैं कि एक बॉल जाकर के दूसरे बॉल को स्ट्राइक किया, कोलाइड किया, एक बस दूसरे बस को कोलाइड किया, हेड ऑन कोलिजन हो गया। अब कैरम बोर्ड आप खेलते हैं, सिंपल एग्जांपल है। आपने यहां पर मान लो कोई क्वीन है, कोई क्वाइन है और यहां से स्ट्राइकर से इस पर हिट किया बिलियर्ड्स के बॉल, ये सब एग्जांपल है। तो ये कोलिजन का एग्जांपल जो है इसमें फिजिकल कांटेक्ट हम लोग देख रहे हैं। तो हमने वही कहा कि बिना फिजिकल कांटेक्ट के भी कोलिजन पॉसिबल है। और वो एक एग्जांपल है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस के टुवर्ड्स अप्रोच करता है तो दोनों में एक फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करता है और वो अल्फा पार्टिकल रिट्रेस हो जाता है या रिबाउंड हो जाता है। वो भी एक कोलिजन का टाइप बन सकता है। ठीक। अब यहां पर वही चीज है, कोलिजन पहला एक आइसोलेटेड इवेंट जिसमें एक स्ट्रॉन्ग फोर्स, लार्ज फोर्स एक्ट करता है बिटवीन टू और मोर बॉडीज फॉर ए शॉर्ट टाइम, और इसमें एनर्जी और मोमेंटम पार्टिकल का चेंज करता है। अब किसमें चेंज नहीं करता? जिसमें चेंज नहीं करेगा उसका एक टाइप बन जाएगा, जिसमें चेंज करेगा उसका एक टाइप बन जाएगा। ठीक। अब यहां पर हम लोग सबसे पहला
कोलिजन में देख लेते हैं कि एक एग्जांपल अभी का कि कोलिजन बिटवीन 2 बिलियन बॉल और बैट का फिजिकल कांटेक्ट हुआ, और एक एग्जांपल अभी बताया कि अल्फा पार्टिकल जो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, इसमें किसी तरह का कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ, तब भी ये कोलिजन हो जाएंगे। क्लियर? ये तो पीडीएफ में भेजा, इसको लिखने की जरूरत नहीं, जो मैथमेटिकल पार्ट है उसी को करेंगे। तो अब है वन डायमेंशन कोलिजन। वन डायमेंशन कोलिजन कहता है कि जब दोनों पार्टिकल, कोलाइडिंग पार्टिकल, मान लो ये M1 और M2 है, बिफोर कोलिजन दोनों एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर, फिर ये ड्यूरिंग कोलिजन कोलिजन हुआ, और कोलिजन के बाद इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन में कहीं कोई चेंजेस नहीं आया। इसका मतलब जो इनिशियल डायरेक्शन था वही रह गया, इसका नाम आ जाएगा वन डायमेंशनल कोलिजन। तो लिखा है कि द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स रिमेन सेम एज बिफोर कोलिजन, द कोलिजन इज सेड टू बी वन डायमेंशन कोलिजन। इसको वन डायमेंशन भी कहते हैं और हेड ऑन कोलिजन भी कह सकते हैं। समझ में आ गया कि डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई चेंजेस नहीं होगा, इसका नाम क्या पड़ गया? वन डायमेंशन कोलिजन। नेक्स्ट, टू डायमेंशन और ऑब्लिक कोलिजन। टू डायमेंशन का मतलब ऑब्लिक, मतलब मेक सम एंगल विद द इनिशियल डायरेक्शन। तो दो कोलाइडिंग पार्टिकल हैं, अब दोनों कोलाइडिंग पार्टिकल इंटरैक्ट हो गया। अब इनिशियली देखो बिफोर कोलिजन ये पोजीशन, कोलाइड किया और आफ्टर कोलिजन डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल गया, एक चला गया ऊपर एक्स वाई प्लेन में और एक एक्स वाई डैश प्लेन में, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे? टू डायमेंशनल कोलिजन। आ गया समझ में? क्लियर? नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए। नेक्स्ट पार्ट कहता है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक का मतलब ही होता है एनर्जी का लॉस नहीं होना। जैसे रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, केमिस्ट्री में पढ़ा है, क्या होता है? गैस मॉलिक्यूल कंटेनर के वॉल पर स्ट्राइक करता है और रिबाउंड होता है, जो परफेक्टली आइडियल गैस के लिए आपने पढ़ रखा है। प्रेशर का एक्सप्रेशन निकाला था, याद होगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल, एक्सप्रेशन भी है 1/3 रो वी मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते थे। वहां पर क्या था? यही एजम्पशन था कि जो गैसेस मॉलिक्यूल है वो कंटेनर के वॉल पर स्ट्राइक करता, रिबाउंड होता है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी उसका कंजर्व होता है। तो वैसे कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा, देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, उसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। और एग्जांपल भी दिखा है, रैंडम मोशन ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल। इसका मतलब सिंपली आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, देन कोलिजन इज सेड टू बी इलास्टिक कोलिजन, जिसमें किसी तरह के एनर्जी का लॉस नहीं हो। अब इलास्टिक कोलिजन में 3 पैरामीटर हम लोग लिखेंगे पूरे कोलिजन में, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड। ये सारे पैरामीटर कंजर्व रहेंगे। क्लियर? चलिए, अब इसमें जो फोर्सेस इन्वॉल्व होगा, कौन कौन सा फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स, जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव में तो एनर्जी का लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक का मतलब हो गया एनर्जी का लॉस हो जाना। तो इन इलास्टिक कोलिजन है, हम लोग कह सकते हैं इफ देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लिखा इफ देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, देन कोलिजन इज सेड टू बी इन इलास्टिक कोलिजन। अब इस इन इलास्टिक कोलिजन में मैकेनिकल एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा। इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होंगे, लॉस हो जाएगा। जैसे दो व्हीकल के बीच में कोलिजन,
टेक कोलिजन बिटवीन बॉल एंड फ्लोर, जैसे बॉल टेनिस बॉल से स्ट्राइक किया फ्लोर पे, रिबाउंड हुआ रिबाउंड हुआ रिबाउंड हुआ और फाइनली वो लॉस कर गया और फाइनल वेलोसिटी बिकम 0, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी का लॉस। ठीक, अब आ जाए कुछ ऐसे कोलिजन भी है जिसको हम लोग कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब हो गया कि दो कोलाइडिंग पार्टिकल चिपक जाए और कॉमन वेलोसिटी से मूव कर जाए। मान लो हमने बुलेट से हिट किया एक वुडन ब्लॉक को, वुडन ब्लॉक के अंदर बुलेट का जो भी एलिमेंट है वो अंदर गया और फिर वो एक कॉमन वेलोसिटी से मूव कर जाए, तो वो इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक, अब एग्जांपल क्या, बैलिस्टिक पेंडुलम। बैलिस्टिक पेंडुलम क्या होता है? बैलिस्टिक पेंडुलम एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग स्पीड ऑफ बुलेट को मेजर करते हैं। इसमें यह होता है कि एक वुडन ब्लॉक सस्पेंडेड होता है। अब यहां से एक बुलेट गन से फायर हुआ, यह बुलेट इसके अंदर एम्बेडेड हो गया, अंदर घुस गया, एंटर कर गया और फिर यह कॉमन वेलोसिटी से बुलेट और वुडन ब्लॉक राइज कर गया। इसका मतलब यदि हम इसका मोमेंटम लिखेंगे तो यहां पर मास ऑफ द बुलेट और ब्लॉक का मास दोनों कंबाइन हो जाएगा। इसलिए हमने लिखा यहां पर इफ टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन स्टिक टुगेदर, चिपक जाना, एक चिपक जाएंगे और फिर एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगा। इसलिए इन दोनों का यदि इसका बुलेट का इनिशियल मान लो कि मोमेंट बुलेट के लिए एम यू यूज कर रहे हैं और इसका मोमेंटम लिख रहे हैं 0, चूंकि इनिशियली ब्लॉक स्टेशनरी है, तो फाइनली जो होगा फाइनल मोमेंटम दोनों का मास इनटू कॉमन वेलोसिटी। इसी को हम लोग नाम दे देंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। आ गया समझ में? क्लियर है? सब पीडीएफ में, इसलिए पीडीएफ पहले भेज दिया। मेहनत देखो, हमारी मेहनत से तुम लोगों का फायदा हो रहा। अब आ जाए सुपर इलास्टिक और एक्सप्लोसिव कोलिजन। अभी दिवाली वगैरह फेस्टिवल में हम लोग यूज करते वो क्रैकर। ठीक, स्ट्राइक किया, क्या होता है, एनर्जी उसका बढ़ जाता है। वही कहता है इन सच कोलिजन देयर इज एन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। उसके जो फ्रैगमेंट है बाहर निकलते हैं और उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, सुपर इलास्टिक और एक्सप्लोसिव कोलिजन। और इसी का बड़ा रूप अभी आजकल इजराइल और हमास की लड़ाई बड़ा रूप देख रहे हैं। ठीक है, तो इसी में एक एग्जांपल देखा, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर व्हेन इट हिट्स द फ्लोर फोर्सफुली। तो ये एग्जांपल हो जाएगा। तो कितने कोलिजन हो गए, 1 डायमेंशन या हेड ऑन कोलिजन, 2 डायमेंशन ऑब्लिक कोलिजन, तीसरा इलास्टिक, फोर्थ इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक और सुपर इलास्टिक और एक्सप्लोसिव कोलिजन। इतने कोलिजन के टाइप हो। अब हम लोग मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। इनिशियली 2 कोलाइडिंग पार्टिकल जिसके मासेस m1 और m2। बिफोर कोलिजन का पोजीशन है, कोलिजन तभी पॉसिबल है जब पीछे वाले बॉडी का वेलोसिटी आगे वाले के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा, तभी एक कोलाइड करेगा। अब ये दोनों का ड्यूरिंग कोलिजन का पोजीशन है। आफ्टर कोलिजन 1 डायमेंशन है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन वही रह जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों का वही रह गया। और फर्दर कोलिजन को हमको नेग्लेक्ट करना है या फर्दर कोलिजन को अवॉइड करना है, तो इसका फाइनल वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में लार्जर होगा, तभी कोलिजन को अवॉइड करेगा। ठीक, अब इलास्टिक कोलिजन है तो इसमें मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी कंजर्व रहे।
और इसी से हम लोग मैथमेटिकली निकालेंगे कि इनिशियली ये पार्ट है और फाइनल ये है। तो फाइनल वेलोसिटी हमको निकालना v1 v2 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मासेस एंड इनिशियल वेलोसिटी। इसका v1 और v2 निकालना है इस दोनों के मास और इनिशियल वेलोसिटी के टर्म में। क्लियर? फिगर ट्रेस करेंगे और मैथमेटिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट है। चलिए कॉपी में हम लोग नोट करेंगे मैथमेटिकल पार्ट। ठीक, अब सबसे पहला स्टेप हमारा होगा यहां पर कि दोनों बॉडी का मास m1 m2, वेलोसिटी u1 u2 ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। ठीक, और डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है एज बिफोर कोलिशन। तो पहला कि मोमेंटम कंजर्व होगा। अब मोमेंटम कंजर्व होगा तो पहला इक्वेशन ये बन गया, इनिशियल मोमेंटम इन दोनों कोलाइडिंग पार्टिकल का। तो इनिशियल मोमेंटम हो गया m1 u1 प्लस m2 u2, ये इनिशियल मोमेंटम। वही हमने लेफ्ट साइड में लिखा, मोमेंटम कंजर्व है इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम इसका m1 v1, m1 v1 प्लस m2 v2, और इसका नाम इक्वेशन 1 दे दिया। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। हो गया? इरेज करें? हाँ, हो गया फर्स्ट इक्वेशन। चलो अब सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या आएगा वो देखते हैं। सेकेंड क्या करेंगे हम, वन सबस्क्रिप्ट को लेफ्ट साइड में रखेंगे। वन वाले सबस्क्रिप्ट को मतलब m1 u1 m1 v1 को लेफ्ट साइड में ले जाओ। तो m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। m1 कॉमन ले लो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में m2 कॉमन ले लो। हो गया? सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों कोलाइडिंग पार्टिकल का, पहले वाले कोलाइडिंग पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कोलाइडिंग पार्टिकल का हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। फिर वहां से ही लेफ्ट साइड में वन सबस्क्रिप्ट, तो m1 लेफ्ट साइड में रखा, u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर हो गया। राइट साइड में टू सब्सक्रिप्ट वाले पार्ट आ जाए, m2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ m2 u2 स्क्वायर हो गया। अब यहां से हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर हो गया। हाफ कैंसिल हो गया दोनों साइड। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। क्लियर? अब इक्वेशन 2 और 3 को यूज करेंगे। तो 3 में 2 से डिवाइड कर दो,
तो 3 हमारा m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और इसके LHS में क्या है, m1 u1 माइनस v1। यहां आ जाओ, m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m2 v2 माइनस u2। यही है, चेक करो। यही है। अब यहां से m1 कैंसिल, m2 कैंसिल, और ऊपर वाले में u1 माइनस v1, ये हो गया u1 प्लस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा v2 माइनस u2, v2 प्लस u2 डिवाइडेड बाई v2 माइनस u2। ये और ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। आगे यहां पर u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। क्लियर? अब इसको इक्वेशन 4 एज्यूम कर लो। हो गया इक्वेशन 4, ये डिवाइड करके इक्वेशन 4 आ गया। अब इस इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे। इसमें हम लोग पहले v2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। v2 का वैल्यू हो गया v1 प्लस u1 माइनस u2, और इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें। क्या था, m1 u1 m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, और v2 की जगह पर ये वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें, v1 प्लस u1 माइनस u2। ये आ गया हमारा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2। हम लोगों को फाइनल वेलोसिटी निकालना आफ्टर कोलिजन। इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करके v1 निकालेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करना और v1 का वैल्यू फाइंड करना है। अब यहां पर चेक करो, ये दोनों क्वांटिटी को एक साथ रखोगे तो प्लस हो जाएंगे, और हम लोगों को v1 निकालना है, तो ये दोनों को एक साइड रखेंगे। तो लेफ्ट साइड में इन दोनों को रखते हैं, तो m1 v1 प्लस m2 v2 रख दिया। बाकी सारे क्वांटिटी को उधर ले जाए, तो यहां से क्वांटिटी इधर गया तो क्या बना, m1 u1 माइनस m2 u2, और ये क्वांटिटी लेफ्ट साइड में गया तो दोनों ऐड हो गया, तो प्लस 2 m2 u2 होगा। m2 u1, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही है, m2 u1 ना बाय मिस्टेक लिखा गया, हाँ m2 u1। इसमें u1 कॉमन ले लिया,
तो m1 माइनस m2 और ये 2m2u2। लेफ्ट साइड में v1 कॉमन, तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2। Therefore, final velocity v1 becomes m1 minus m2 u1 plus 2m2 u2 whole divided by m1 plus m2। देखो ये रिजल्ट आ रहा है। आ गया ये वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप में इसी क्वेश्चन को यूज करेंगे और कोई, अब इसमें से हम लोग v1 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो v1 हो जाएगा v2 प्लस u2 माइनस u1, और फिर इसके वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1, v1 की जगह पर v2 प्लस u2 माइनस u1 प्लस m2 v2, और फाइनल वेलोसिटी v2 निकालेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत इजी सिंप्लीफिकेशन है। सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कॉमन लेना, यही सब है इसमें, डिफिकल्ट नहीं है। m2 v2, फिर वैसे ही देखो यहां पर इस दोनों टर्म को एक साथ रखोगे ट्वाइस हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में हम लोग इस वाले टर्म को एक साथ रखते हैं। तो यहां पर ये m1 v2 प्लस m2 v2, और ये सारा क्वांटिटी लेफ्ट साइड में चला गया, तो लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये m2 u2 माइनस m1 u2, और ये दोनों क्वांटिटी लेफ्ट साइड में जाने पर ये वाला, सॉरी जो अंडरलाइन किया, ये दोनों क्वांटिटी ऐड हो गया, तो ये दे देगा 2m1 u1। अब इसमें हम लोग u2 कॉमन ले लें, तो m2 माइनस m1 u2 प्लस 2m1 u1। यहां भी लेफ्ट साइड में कॉमन ले लिया v2, तो ये m1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 u2 प्लस 2m1 u1। तो v2 फाइनली आ गया m2 माइनस m1 u2 प्लस 2 m1 u1 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो फाइनल वेलोसिटी v1 और v2 इन टर्म्स ऑफ मासेस ऑफ द कोलाइडिंग पार्टिकल और इनिशियल वेलोसिटी निकाला। तो पहला वो इक्वेशन और दूसरा ये इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। हो गया।
तो दोनों कोलाइडिंग पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी नोट कर लिया, दोनों एक्सप्रेशन। स्मृति का नहीं हुआ अभी। अब इसके कंडीशंस को भी पहले हम लोग देख ले। अपने रिजल्ट को एलिमिनेट किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और V1 ये वैल्यू निकला। और फिर हम लोगों ने नेक्स्ट पार्ट में फिर इस इक्वेशन को यूज करके एलिमिनेट करके इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया और V2 निकाल लिया। हमारे पास V1 और V2 का फाइनल एक्सप्रेशन ये मिला। ऊपर V1 और ये V2 इस फॉर्म में है। अब इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक। फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन इन टर्म्स ऑफ मासेस एंड इनिशियल वेलोसिटीज। तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि दोनों पार्टिकल के मासेस आइडेंटिकल है। दोनों कोलाइडिंग पार्टिकल का मास आइडेंटिकल है। तो V1 में सब्स्टिट्यूट करके देखो क्या रिजल्ट आता है। इसमें ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करके देखें, V1 में आइडेंटिकल है, इसका मतलब ये भी M, ये भी M, सिंपल U1, ये 2M बन जाएगा, सबको M मान लेते हैं। और ये हमारा बन गया U2 डिवाइडेड बाई 2M। ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, 2M कट गया तो क्या आ गया U2। इसी तरह से इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो V2 का वैल्यू U1 हो जाएगा। होगा? करके देखो। आ गया? इसका मतलब ये दोनों कोलाइडिंग पार्टिकल इनिशियल एक का वेलोसिटी U1 है और दूसरे का U2 है। आफ्टर कोलिजन दोनों क्या कर रहा है, अपने वेलोसिटी को इंटरचेंज कर ले रहा है। इसलिए लिखा है इट इज क्लियर दैट द टू बॉडीज इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन। ठीक। अब इसके दूसरे केस क्या बन सकते हैं? ये केस बन सकता है कि यदि कोलाइडिंग पार्टिकल में दोनों का मास आइडेंटिकल हो और सेकेंड पार्टिकल स्टेशनरी हो। ये दोनों का मास इक्वल है, ये दोनों कोलाइडिंग पार्टिकल हैं और दोनों कोलाइडिंग पार्टिकल के आइडेंटिकल मास तो हैं ही एक का, और एक का वेलोसिटी सपोज U1 और दूसरा रेस्ट में है U2 0। अब इस एक्सप्रेशन में पुट करो, क्या हो गया U2 0, तो ये वाला टर्म वैनिश। इसका मतलब V1 क्या हो गया 0। इसका मतलब ये वाला पार्टिकल इसको स्ट्राइक किया और इसका वेलोसिटी 0 हो गया। और सेकेंड पार्टिकल क्या करेगा, इस वाले का वेलोसिटी गेन करके आगे बढ़ जाएगा। इसलिए देखिए क्या लिखा, इफ द सेकेंड बॉडी वॉज एट रेस्ट बिफोर कोलिजन देन द फर्स्ट बॉडी कम्स टू रेस्ट एंड पुशेस द सेकेंड बॉडी विद इट्स इनिशियल स्पीड। आ गया समझ में? ठीक। तो पहला केस कंप्लीट कर लिया। अब ऐसे भी कंडीशन हम लोग चेक करेंगे जिसमें दोनों कोलाइडिंग पार्टिकल में एक का मास हेवियर हो दूसरे के रिस्पेक्ट में। इरेज करें। नेक्स्ट कंडीशन यही है। अब सेकेंड कंडीशन में आ जाए। क्या हमने कहा कि M1
मतलब फर्स्ट पार्टिकल का मास दूसरे के रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा। तो जो हमारा ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में m1 मैसिव देन m2, इसका मतलब जहां भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट है, इसमें m2 को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे तो इट बिकम्स m1। इसका मतलब यहां पर देखो यही कंडीशन है और m2 को नेग्लेक्ट कर दिया तो v1 देखो कितना आ रहा है। v1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये m2 नेग्लेक्ट हो गया तो क्या बना ये m1 u1, और इसमें m2 नेग्लेक्ट नहीं होगा, ये एडिशन वाला पार्ट है 2m2 u2 डिवाइडेड बाय ये क्या बन गया m1। तो क्या आ जाएगा आंसर, जल्दी से बता दो। तो ये m1 कैंसिल हो गया, तो पहले वाले में क्या आ गया u1 प्लस 2 m2 बाई m1, u2 आ गया। इसका मतलब यहां पर m1 बहुत ज्यादा है, तो ये जब डिवाइड होगा तो ये क्वांटिटी स्मॉलर हो जाएगा, इसलिए फाइनली v1 अप्रोक्सीमेटली u1 आ जाएगा। तो ये v1 इज अप्रोक्सीमेटली u1। इसी तरह से v2 वाले पार्ट में सब्स्टिट्यूट करो तो ये रिजल्ट आ जाएगा 2u1 माइनस u2। ठीक, इसका मतलब जो दोनों कोलाइडिंग पार्टिकल है, तो पहला बॉडी जो है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u1 और फाइनल वेलोसिटी वो अनडिस्टर्ब, लेकिन सेकेंड बॉडी क्या हो रहा है, सेकेंड बॉडी का वेलोसिटी क्या हो रहा है 2u1 माइनस u2, इसका मतलब u1 लार्जर देन u2, तो ज्यादा वेलोसिटी से चला जाएगा। ठीक, इसलिए मान लो कि एक कार खड़ी हो और उसको जाके ट्रक वाला धक्का देते, तो कार पर ट्रक वाले पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, v1 u1 के बराबर, और कार की क्या हालत होगी, उड़ जाएगा, मैथमेटिकली प्रूफ हो गया। ठीक, अब इसी में कंडीशन वही, कार खड़ी है तो u2 0 मान ले, तो फाइनली क्या आ जाएगा v1 इज इक्वल टू u1, और कार का वेलोसिटी जो उड़ेगा वो ट्रक के वेलोसिटी का ट्वाइस। देख लो 2u1 आ रहा है, u2 0 हो जा रहा है। आ गया समझ में। एक कंडीशन और क्या बनेगा बोलो, अब ट्रक ही खड़ा है और कार वाला उसको स्ट्राइक करे, वो कंडीशन आ जाएगा, तो वो कंडीशन में क्या आ जाएगा m2 मैसिव देन m1, तो हम लोग क्या करेंगे m1 को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये एक क्वेश्चन आ जाएगा बिल्कुल वैसा ही जैसा भी किया मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। करके देखो मैथमेटिकली, एक बार चेक करो। इस वाले एक्सप्रेशन में पुट करो, यहां पर क्या है m2 मैसिव देन m1, तो ये वाला पार्ट तुम्हारा m1 या m2 प्लस m1 होगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली m2 होगा, या m2 माइनस m1 होगा तो भी ये m2 होगा। ठीक, अब ये वाले पार्ट में v1 सब्स्टिट्यूट करो, m2 मैसिव है तो m1 को हम लोग नेग्लेक्ट कर दे, तो क्या आ गया माइनस m2 u1, इस वाले टर्म में क्या आ जाएगा m2, तो 2m2 u2 डिवाइडेड बाई ये क्या आ जाएगा m2 आ जाएगा, m2 से डिवाइड तो ये u1 आ गया और ये 2 u2 आ गया v1 का वैल्यू। इसी तरह से v2 वाले में सब्स्टिट्यूट करो, इस वाले में सब्स्टिट्यूट करो, तो v2 क्या आ गया
M2U2 प्लस 2M1U1 डिवाइडेड बाई M2। हाँ अभी कर ले रहे, ये U2 और ये 2M1 बाई M2U1, तो ये क्वांटिटी क्या हुआ, नेग्लेक्ट हो गया, तो फाइनली क्या आ गया, U2 आ गया। तो फिर क्या होगा भाई, ट्रक वैसे ही रह गया अनडिस्टर्ब्ड। अब यदि मान लिया कि उस कंडीशन में हमने सेकेंड बॉडी ट्रक यदि स्टेशनरी है तो U2 0 मान लेंगे, तो V1 क्या आ जाएगा, कोलाइड करेगा कौन, कार, और वापस नेगेटिव वेलोसिटी से उतना ही वेलोसिटी से आएगा, ठीक है, और V2 0, कुछ नहीं फर्क पड़ा उसके ऊपर। आ गया समझ में। तो इस तरह से इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन का पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया, सारे कंडीशंस को फाइंड कर लिया, ठीक है। और यहां पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसमें देख ले टॉपिक क्या है कल की क्लास के लिए, काइनेटिक एनर्जी जो भी हेड ऑन कोलिजन में होगा, कितना ट्रांसफर हो रहा है, ये सारी चीजें हम लोग कल के क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है। कितना काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होगा, फ्रैक्शनल डिक्रीज कितना होगा, ये सब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही।